Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. You're watching us on PME Vidya channel number 10, and in a short while from now you can watch this session on our YouTube channel NCERT Official as well once it is uploaded there. और हमारा जो सेशन है हमारे जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आज हमने लिया है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स का लेंगे पार्ट 1 बिकॉज एक बहुत ही लेंदी कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लर्न करेंगे। बट आज पार्ट 1 में हम क्या सीखेंगे इसके बारे में आपको जल्दी बताएंगे, आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे हमारी एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सेशन लाइव एंड इंटरैक्टिव है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8800440559। ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in। अपने क्वेश्चंस प्लीज़ हम तक ज़रूर भेजें। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर अक्सर बहुत सारे डाउट्स होते हैं और आपको मुश्किल भी लगता है, लेकिन अपनी सारी मुश्किलों को आसान बनाया जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद भी मिलेगी जब अपने डाउट्स आप रेस करेंगे। तो चलिए आज जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन है ऑन स्टैटिस्टिक्स, इस पर कौन बात करने वाले हैं हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं उनसे। वी आर जॉइंड बाय मिस सविता ग्राक, मैम इज कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सालरपुर रोड कुरुक्षेत्र। मैम नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन। जी नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। राइट मैम, टॉपिक तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग लिया है आज स्टैटिस्टिक्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली बहुत काम आता है रियल लाइफ में भी, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं। और मैम मैथ्स की कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक हम सीख रहे हैं उसे हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और रियल वर्ल्ड में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स आखिर क्या है जी, और रियल लाइफ से हम कैसे कह सकते हैं कि स्टैट कनेक्टेड है। यस। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। स्टैट का मतलब ही है कि बहुत सी तरह के अलग अलग तरह का डेटा का कलेक्शन करना और उसे इस तरह से प्रेजेंट करना जी, जो हर किसी को समझ आ जाए। ओके। इसका डेफिनेशन हम एक बार देखते हैं, देन वी विल डिस्कस डेफिनेटली जो आपने पूछा कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हमें बताएं। जी, So stat is definitely we are studying it in the mathematics session. So this is the branch of mathematics which deals with the collection and the preparation and analysis and interpretation of numerical data. ओके। यानी हम कोई भी डेटा कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद उसे एक बार रीअरेंज करना, उसको प्रॉपर फॉर्म में सेटल डाउन करना और उसके बाद एनालाइज करना, और उस डेटा को एनालाइज करते हुए हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द टॉपिक स्टैट। ओके, अब आपने पूछा कि कोई भी एग्जांपल रिलेटेड टू स्टैट। जी, तो आप इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर, हम जानते हैं ही वेरी फेमस क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कब कब कितने टोटल वनडे मैचेस खेले हैं, कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, और वनडे मैचेस में कितने ऐसे मैचेस हैं जिसमें उनका जो जो भी स्कोर रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस टॉपिक। यानी सिर्फ एक टेबल को देखकर ही, क्योंकि वो क्या है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा। तो उस टेबल को ऑब्जर्व कर ही हम बता सकते हैं कि उनका थ्रू आउट हिज क्रिकेट जर्नी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। राइट, तो आपने ये समझाया कि यानी बहुत सारा जब डेटा होता है तो उसको रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेटली यू आर राइट। और मैम डेटा, आपने बार बार एक वर्ड यूज किया है डेटा, तो डेटा क्या होता है और क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं? जी बिल्कुल, सही बोला आपने, मैंने यूज किया डेटा। तो जैसे मैं बोल रही हूँ सचिन तेंदुलकर का थ्रू आउट हिज लाइफ क्या क्या डेटा रहा। कोई स्टूडेंट देखना चाहता है कि थ्रू आउट हिज क्लास 10, मान लीजिए 10 मार्क्स के टीचर ने, मैथमेटिक्स टीचर ने ही वेरियस टेस्ट लिए हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा। और वो किस चीज का डेटा होगा, उस स्टूडेंट के वेरियस टेस्ट के मार्क्स जो उसने अचीव किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वो उसका डेटा होगा। अब दो बातें होती हैं। एक चीज है वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा अलर्ट है और बिगनिंग से ही वो चाहता है कि मैं मैथमेटिक्स में डे बाय डे ग्रोथ करता चलूं, और अपनी ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए वो बच्चा अपने मार्क्स हर टेस्ट के खुद से कहीं पर नोट डाउन कर रहा है। राइट, जैसे फर्स्ट टेस्ट जैसे ही हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेट इट बी ऑन 15th of April, बच्चे ने अपने मार्क्स लिखे, आउट ऑफ 10 आई एम गेटिंग 7। इन द नेक्स्ट टेस्ट
लेट मी से वो टेस्ट हमारा है 30th अप्रैल को, और उसमें बच्चे ने गेन किए 9 मार्क्स। इन द नेक्स्ट टेस्ट ही इज स्कोरिंग 3 मार्क्स, इन द नेक्स्ट टेस्ट ही इज स्कोरिंग 8 मार्क्स। तो एक तरीका है कि अगर साल भर में टोटल 20 टेस्ट हुए हैं और वो बच्चा हर टेस्ट के मार्क्स हर टेस्ट होने के बाद खुद से नोट डाउन कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। और दूसरा क्या है कि जब तक सितंबर एग्जाम्स हो गए, जी हमारे बच्चे ने सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ अच्छा करना था, अचीव करना था, या अपना चेक करना था कि कैसा मैं जी मैथमेटिक्स में टेम्पटेशन दे पा रहा हूँ। सितंबर टेस्ट में उसको थोड़ा सा फील हुआ कि यस ये तो होना चाहिए, तो ही वेंट टू हिज टीचर, और अपने टीचर के पास जाने के बाद उसने पूछा कि मैम कैन यू टेल मी व्हाट वाज माय स्कोर्स ऑफ द क्लास टेस्ट ऑफ द प्रीवियस 6 मंथ्स। ओके तो यहाँ पर ये दो तरह के डेटा की बात हुई। पहला, वो बच्चा खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है। दूसरा, उसने अपने टीचर से 6 मंथ्स का जो डेटा है वो कलेक्ट किया। सो राइट दीज आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा, जहां पर ऑब्जर्वर खुद से डेटा कलेक्ट कर रहा है, एंड द सेकेंड इज दैट इज नॉन एज सेकेंडरी डेटा, यानी कि जिसके लिए सोर्स ऑफ कलेक्शन द डेटा अलग हो जाता है। राइट ओके। सो ये हमारे पास इस तरीके से दो तरीके से डेटा अवेलेबल होता है, एक हमने जो खुद से करा और एक हमने किसी सोर्स से करा, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई वेबसाइट है, या फिर किसी डिपार्टमेंट से, जो भी आपके अकॉर्डिंगली नीड्स हैं जैसे भी। और मैम आज जो हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 आप कह रहे हैं आज का जो सेशन है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आज किस पर हम फोकस करेंगे? जी बिल्कुल। तो हमने अभी बात की कि स्टैट है क्या, डेटा है क्या। अब डेटा की कलेक्शन के बाद भी, जैसे कि आपने बोला कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में अभी हम धीरे धीरे, जैसे हमारे जो भी बच्चे, क्योंकि क्लास 10th के बाद हमारे बच्चे वेरियस सब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Right. कुछ बच्चों को साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस अच्छा लगता है। तो जिन बच्चों को डेटा कलेक्शन अच्छा लगता है वो हो सकता है कि कॉमर्स में जाएं, और कॉमर्स में जा रहे हैं यानी कि दे विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी स्टैट के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि किस तरह से बहुत सी कंपनीज, बहुत सी फैक्ट्रीज अपना ईयर बाय ईयर का डेटा कलेक्ट करते हुए ग्रोथ की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो उसके लिए 3 चीजें हैं। दीज आर अर्थमेटिक मीन, एंड देन मोड, एंड देन मीडियन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों से हाउ टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। जी राइट तो हम मैम शुरू करते हैं फिर, और मीन पे कंसंट्रेट करते हैं। जी बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके मीन को हम कैसे निकाल सकते हैं। सो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीन of various values like x1, x2, x3 up to xn is denoted by x bar। हम जब भी मीन को नोटेट करना है हम उसे लिखते कैसे हैं? That is written as x bar, and that is equals to the sum of all the observations. I can rewrite it as sum of observations divided by the number of observations। इसका हम कोई भी छोटा बड़ा किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मीन की अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पॉकेट मनी की बात करते हैं, वीक डेज में मंडे को उसको मिल रहे हैं 7 रुपीज एज हिज पॉकेट मनी, ट्यूसडे को 50 रुपीज, वेंसडे को 15 रुपीज, थर्सडे को 1 भी रुपी नहीं। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास 7 डेज का डेटा आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एवरेज जानना चाहते हैं, मीन में एवरेज, तो हम क्या करेंगे, उसके ऑल द 7 डेज की पॉकेट मनी को प्लस करेंगे, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 7। सो दैट इज नॉन एज द अरिथमेटिक मीन। यानी अगर n ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं तो हमारे पास क्या होगा हरप्रीत जी, उन n ऑब्जर्वेशंस को प्लस करेंगे, यानी x1 जी प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, एंड इट होल इज डिवाइडेड बाय n जी। नाउ लेट अस सी कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन हम कैसे निकालते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जब बात आती है तो डेटा थोड़ा सा बढ़ जाता है। 1 वीक का पॉकेट मनी था वो इजी हो गया, लेकिन अगर किसी टीचर को अपनी क्लास के सभी बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हुए ये देखना है कि अगर मेरे सब बच्चों के मार्क्स इक्वल आए होते तो कितने कितने होते, या फिर अगर मेरी क्लास में 34 स्टूडेंट्स हैं और मुझे एवरेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करना है, 80 मार्क्स का मैंने कोई टेस्ट लिया है, तो 0 to 10 के बीच में इतने बच्चे हैं, 10 to 20 मार्क्स लेने वाले इतने बच्चे हैं, 20 to 30 वाला कोई भी नहीं है। तो वो जब डेटा को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रीअरेंज करते हैं, दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
राइट, बात करेंगे डायरेक्ट मेथड जी, ऑफ कैलकुलेटिंग द मीन। ऑलराइट। तो मैम ये जो जी, डायरेक्ट मेथड आपने बताया कि दिस इज द ओनली मेथड या और भी इसके अलावा मेथड्स होते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिमरन जी। डेफिनेटली मीन को कैलकुलेट करने के हम टोटल 3 जी, मेथड्स डिस्कस करेंगे। वन इज डायरेक्ट मेथड, और नाम से समझ आता है डायरेक्ट मीन्स जिसका रास्ता थोड़ा आसान होता जी, है। लेकिन हम 2 और मेथड्स डिस्कस करेंगे, और इनमें से एक मेथड रहेगा एज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, हमारे व्यूअर्स को फर्स्ट टाइम जब भी देखते हैं डायरेक्ट मेथड थोड़ा इजी फील होता है। डेफिनेटली वो है भी, बट उसका ड्रॉबैक क्या है, कई बार डेटा इतना लेंथी होता है या कैलकुलेशंस इतनी टफ होती हैं, टफ भी नहीं, टाइम टेकिंग जिसे मैं कह जी, सकती हूँ। लाइक 33 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, 45 मल्टीप्लाई करना है 87 से, दैट विल टेक टाइम। राइट, तो जब हमें टाइम सेविंग मेथड की तरफ प्रोसीड करना है, तो उसके लिए ये दोनों ही मेथड्स, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, हमारी हेल्प करते हैं। राइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस दीज 3 मेथड्स वन बाय वन, और श्योर, इनसे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं श्योर, इसके बारे में बात करेंगे। जी, तो हियर इज, इफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 up to xn have frequencies f1 f2 up to fn respectively, then the arithmetic mean is given by what? That is given by f1 multiplied by x1 plus f2 x2 plus f3 x3 up to एफ एन एक्स एन। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी F1 को X1 से मल्टीप्लाई करना है, जी, ठीक इसी तरह से F1 को X2 से मल्टीप्लाई करना है अप टू Fn Xn। सो द फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज sigma fi xi whole divided by sigma fi, where sigma fi is representing the sum of all the frequencies, ओके, and sigma fi xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करते हुए एट द एंड एडिशन करना। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फॉर द सेम, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारे लिए समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। It is 30 women were examined in a hospital, and the number of heartbeats per minute were recorded, and that is summarized as the following table. तो here we can see number of heartbeats per minute. ऐसी कितनी women हैं जिनकी heartbeat 1 minute में 65 to 68 times beat कर रही हैं? These are 2. Similarly, 68 to 71 4 women, 71 to 74 3 women, and this all is given to us. So what is here? These are known as class intervals. ओके, This data 68 to 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, these are our class intervals. सबसे पहला काम होता है कि हम क्लास इंटरवल्स की हेल्प से क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, और क्लास मार्क क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2, यानी 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2। सो डेफिनेटली यहां से हमें मिल रहा है 66.5। ठीक इसी तरह से हर क्लास का क्लास मार्क हमारे व्यूअर्स कैलकुलेट करेंगे। दे विल बी एबल टू फाइंड द क्लास मार्क्स डेफिनेटली बाय एडिंग द लोअर लिमिट एंड द upper limit, and the sum will be divided by 2. That means the middle value of each class is known as its class mark. राइट, So here it is. This is given the total number of women जिन पर ये सर्वे किया गया है। जी, Now what is FI Definitely जो class mark है वो हमारे पास क्या है? That is equals to XI, that is represented by X1, X2, X3 and so on. And the number of women, that is representing the frequency, that's why that is Fi. Now 2 will be multiplied by 66.5. So what you are getting, हमारे viewers 67 को 2 से multiply कर सकते हैं, calculations को easy करना आना चाहिए। जी, So what they are getting 134, and definitely half multiplied by 2 1, so the answer here will be 133. ठीक इसी तरह से सारे डेटास को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 70 से 4 को मल्टीप्लाई करना इजी है, दैट इज 280, बट हमें उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना होगा? 2 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, एंड वी आर गेटिंग 278। 2 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि मैंने 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। आई एम एबल टू गेट 2, सो दैट इज 280 माइनस 2। ठीक इसी तरह से 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 72.5, एंड ये सभी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमारे व्यूअर्स को कैलकुलेट करना है
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी जी। इन सभी वैल्यूज का सम। तो मीन क्या होगा, प्रेजेंटेड बाय एक्स बार, एंड दैट इज इक्वल टू दिस सम व्हाटसोएवर इट इज, द सम विल बी हियर जी। and the denominator will be the sum of all the frequencies. That means the denominator will be 30. जी। Case of calculating it completely, I would like कि हमारे viewers इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करें और हमारे साथ आंसर जरूर शेयर करें। हरप्रीत जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें मेल कीजिए फटाफट से और नोट कर लीजिए, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। राइट मैम। जी, तो आपने पूछा था कि एज्यूम्ड मीन मेथड आखिर क्या है, यस। और मैंने ये आपको बताया कि ये क्वेश्चन को इजी बनाने के काम आता है ये डेटा मेथड। और नाम से आपको लग रहा होगा कि एज्यूम्ड मीन, यानी हमें क्या करना है, एडवांस में ही किसी एक वैल्यू को जी। एज्यूम कर देना है कि यही हमारा मीन है। ओके। फिर हमारा जो मीन है उस एज्यूम्ड वैल्यू के आसपास कुछ ना कुछ होगा। सो मैम, यहाँ पे मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि मीन के ये 3 मेथड्स हैं, अज्यूम्ड मीन है, डायरेक्ट है एंड स्टेप डेविएशन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये अगर हम एक पर्टिकुलर जब मीन निकालते हैं और अगर तीनों मेथड से निकाला जाए उसी सेम कॉन्सेप्ट को या उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जी बिल्कुल, आंसर सेम आएगा। जी। और बहुत से बहुत क्या होता है कि डेसिमल्स में, क्योंकि एज्यूम्ड मीन मेथड है या स्टेप डेविएशन मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, आपको कई बार डेसिमल्स में कोई ना कोई चेंजेस मिल सकते हैं। जैसे किसी एक मेथड से हमारा आंसर आ रहा है 33.57, ओके। दूसरे मेथड से आंसर आ रहा है 33.562, तो इससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते। दैट्स व्हाई ऑल द 3 मेथड्स आर फाइन टू बी अप्लाइड। और मैम एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, जब डायरेक्ट मेथड हमारे पास था ही तो फिर ये बाकी के 2 मेथड्स क्यों? ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, जी। और इसका आंसर मैं देती हूँ हरप्रीत जी। जी। देखिए, डायरेक्ट मेथड जब बच्चे ने अप्लाई किया, जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन ही कर रही थी, समहाउ 78.5 को जब बच्चा 7 से मल्टीप्लाई करेगा जी। तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। समटाइम्स यहाँ पर जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं वो सिंगल डिजिट हैं, लेकिन क्या होता है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी होती 12, ओके। 28, 31, तो ये मल्टीप्लीकेशन 31 मल्टीप्लाइड बाय 72.5, राइट। 28 मल्टीप्लाइड बाय 69.5 टाइम टेकिंग हो जाती है। ओके। और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस जब भी टाइम टेकिंग होगी, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है या बच्चों को लॉस क्या होता है, वो टाइम प्रेशर की वजह से जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं वहां भी मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती है। दैट्स राइट। जी। तो उस टाइम प्रेशर को कम करने का काम करता है एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। राइट मैम, सो इसीलिए हमें डिफरेंट मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। मैम नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 to 3 मिनट्स, तो हम बाकी के 2 मेथड्स को भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत जी। सो नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं व्हाट इट इज। एज्यूम्ड मीन मेथड, इट इज ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, जिस वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया कि ये मेरा मीन है। और हमारे व्यूअर्स ये जरूर ध्यान देंगे कि मीन जो आप एज्यूम करते हैं वो क्लास मार्क्स में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। जी। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो फ्रीक्वेंसी से मीन को एज्यूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो काउंटिंग शो कर रहा है कि 10 to 20 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 20 to 30 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं। तो फ्रीक्वेंसीज नहीं, क्लास मार्क कोई ना कोई पिक करना होता है, और उसमें भी हमें अटेंटिव रहना है। अगर हमारे पास डेटा में ओड नंबर ऑफ डेटाज हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मान लीजिए 3 ही क्लास इंटरवल्स हैं, तो जो मिडल वन है उसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हम किसी को भी ले सकते हैं, बट इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैलकुलेशन इजी करना हमारा जो है वो मेन मोटिव है जी। एंड इफ देयर आर 4 वैल्यूज और 6 वैल्यूज, तो मिडल 2 जो वैल्यूज हैं उनमें से किसी भी एक वैल्यू को हमारे व्यूअर्स ऐसा सोचकर चल सकते हैं, लेट मी टेक द थर्ड क्लास इंटरवल एज द क्लास फॉर द मीन टू बी एज्यूम्ड, और फोर्थ क्लास को भी वो ले सकते हैं, यानी कि थर्ड क्लास मार्क या फोर्थ क्लास मार्क को एज्यूम किया जा सकता है कि ये हमारा मीन है। ओके। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज a प्लस सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाय di होल डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब इनमें कुछ चीजें आप पहले से जानते हैं हरप्रीत जी। व्हाट इज a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, और
FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, Frequency. सिग्मा FI इज द सम ऑफ All द the frequencies. फ्रीक्वेंसीज। तो हमें नई चीज जो जाननी है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ DI। द वैल्यू DI इज XI माइनस A। जी XI माइनस A मीन्स हर किसी क्लास मार्क्स से आपको मीन, जो एज्यूम्ड मीन है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज आर हियर, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, like this. And number of students are given. A class teacher has the following absentee record of 40 students of his जी class for the whole term. All right. So first of all, we will find the value of xi. And what is xi? That is 0 plus 6 upon 2. फिर से the middlemost value of each class. 6 plus 10 upon 2, that is equals to 8. 10 plus 14, 24 upon 2, that is definitely 12. 34 upon 2, that is 17. 48 upon 2, that is providing us 24. And then you can observe that the class sizes are different here. राइट Here the class size is 6, here the Yeah. class size is 4. So the question can be solved by two methods easily. The first is direct method, the second is Assumed definitely one. step deviation method. Yeah. Oh. But अगर बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, वहां पर उनको देखना होगा कौन सा क्लास साइज चूज Okay. करना है। Okay. Right. So similarly, they will be able to find all the values of xi. Then frequencies are there, xi's are there. अब हमारे व्यूअर्स का काम क्या है, they will find the value of DI. Also calculate the next two xi's. 28 plus 38, that is 66, and 66 upon 2 is 33. Similarly, this is 78 upon 2, and which is providing us 39. Right. So what is the value of DI? That is xi minus, let me assume 1, 2, 3, 17 as the value of. So we can write here directly xi minus 17. So it is 3 minus 17. Observe करेंगे, it is negative 14, negative 9, then negative 5, then definitely 17 minus 17, 0 आ रहा है. 24 minus 17 is providing us 7, 33 minus 17 and 39 minus 17. This is there. At the end, fi को di से multiply करना हमारा काम रहेगा, एंड दैट विल बी -42. अभी देखो कैलकुलेशन कितनी इजीली और कितनी जल्दी होनी पॉसिबल। 8 times 9 is 72, -60, 0, 24 times 7, that is equals to 7 times 4. So इस तरह से व्यूअर्स मल्टीप्लाई करके बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज को अलग से प्लस करेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज को अलग से प्लस करेंगे, एंड एट द एंड उनको सब्ट्रैक्ट करके उनको जो भी वैल्यू मिल रही है Right. किस चीज, सिग्मा FI इंटू DI की, और उस वो वैल्यू को अपने पास लेते हुए चलेंगे, एंड फाइनली मीन निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI DI, और से डिवाइड करना है द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज डेफिनेटली 40। राइट राइट मैम, समय कम है वरना इतना इंटरेस्टिंग है ये। तो मुझे लगता है कि स्टेप डेविएशन मेथड अगर आप बहुत जल्दी क्विकली समझा सकते हैं, नहीं तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में भी कवर कर सकते हैं बिकॉज टाइम हमारे पास अब उतना नहीं बचा, बट इतने अच्छे से हमने ये दो मेथड्स तो आज समझ लिए हैं, एंड आई थिंक फर्दर सेशंस में हम स्टेप डेविएशन समझकर और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैम सेशन को यहाँ पर क्लोज करना होगा, बट आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट को समझाया, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हमने समझी और जाना कि क्यों एक मेथड ही सिर्फ नहीं चाहिए, मीन के अंदर भी बाकी 3 मेथड, जो 2 मेथड्स और उनकी ज़रूरत भी पड़ती है। एंड नेक्स्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेशन। थैंक यू। थैंक यू हरप्रीत जी, और मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स हमसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, solve the questions. Absolutely. All the questions can be solved definitely by these two methods as well. Yeah. लेकिन हम स्टेप डेविएशन मेथड जैसा कि आपने बोला नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं प्यारे बच्चों, आप हमसे जरूर शेयर करें। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स शेयर्ड बाय यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड नाउ व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, जिसमें हमने मीन पर फोकस किया और हमने 2 मेथड्स जाने, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। एंड नेक्स्ट हम स्टेप डेविएशन सीखेंगे, बट अभी फिलहाल आप क्या जानने वाले हैं कंपटीशन के बारे में। सो वेरी क्विकली आई एम गिविंग यू दिस अपडेट विच यू हैव बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग एंड सिंस सो मेनी डेज कि ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ई कंटेंट कंपटीशन है और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी
15th of January 2025 आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट www.cit.ncert.gov.in पर जा सकते हैं. This competition is open for all. And now let's take a quick look at the schedule. What's all coming ahead? Well, we are through with the session on mathematics और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला सेशन जो कि होगा सोशल साइंस पर, वाटर रिसोर्सेज पर बात होगी. साइमल्टेनियसली आप मनोदर्पण परिचर्चा भी देख रहे हैं और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 4 to 5 PM टाइम है हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का जिसमें हम बात कर रहे हैं साइबर हाइजीन की. 5 o'clock सहयोग रहेगा और 5:30 बात होगी NCSL के सेशन की और स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट. With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. Namaskar.